गाइस, चाइना और सोलोमन आइलैंड के बीच में एक रिलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को सोलोमन आइलैंड की लोकेशन पर लेकर चलता हूं। तो ये सोलोमन आइलैंड जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसकी कैपिटल जो है वो होनियारा हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो सोलोमन आइलैंड डॉलर करेंसी चलती है। यहाँ की पॉपुलेशन 2021 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि 7.08 लाख यहाँ पर लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 2304.84 US डॉलर हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ का फर्टिलिटी रेट भी जो है वो 4.04 बर्थ पर वुमेन हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा है। राइट, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का जो है वो नाम है माना सेह सोगावेर। राइट, अब इसकी मैं आपको लोकेशन जो है वो मैप में जो है वो दिखा देता हूँ, सोलोमन आइलैंड की लोकेशन। तो ध्यान जो है वो दीजिएगा सोलोमन आइलैंड के ऊपर। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के नजदीक में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। नजर आ रहा है आपको? आप देखो, वर्ल्ड का मैप मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये हमारा प्यारा सा इंडिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इंडिया से जो है वो आप अगर इस तरफ जाओगे ईस्ट की तरफ, राइट, तो बे ऑफ बंगाल कूद जाओ आप, फिर मलेशिया चले जाओ, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया आ जाओ, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया आपको नीचे दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो पापुआ न्यू गिनिया हम लोग को देखने को मिलती है कंट्री। और फिर यहीं पर ही नजदीक में हम लोग को जो है वो सोलोमन आइलैंड जो है वो नजर आता है। यहाँ पर सोलोमन सी भी हम लोग को देखने को मिलता है। अब चाइना और सोलोमन आइलैंड के बीच में रिलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पर ये ऊपर हम लोग को जो है वो चाइना जो है वो नजर आ रहा है। राइट, और चाइना से नीचे आप जाएंगे तो आपको सोलोमन आइलैंड जो है वो नजर आ जाएगा। तो ये दोनों के रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होते आ रहे हैं। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि सोलोमन आइलैंड के पहले रिलेशनशिप जो थे वो ताइवान के साथ थे। अब ताइवान से हटकर, यानी कि इसने सोलोमन आइलैंड ने अपने रिलेशनशिप ताइवान से हटा दिया और चाइना से अभी अपने रिलेशनशिप जो है वो बना रहा है। तो अभी इसी न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बताया ही जा रहा है कि चाइनीज की एक कंपनी, यानी कि चाइना की कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होनियारा, जो कैपिटल हम लोग को सोलोमन आइलैंड की देखने को मिलती है, वहां पर ये एक इंटरनेशनल पोर्ट बनाएंगे, यानी कि एक बंदरगाह जो है वो तैयार करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और आपको ऑलरेडी पता है कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। चाइना एक्सपेंड करती है अपने आप को, यानी कि वो काफी सारे एरिया पर अपना क्लेम करती है। राइट, और चिंता जो है वो इस चीज की व्यक्त करी है यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने, कि चाइना का जो रिलेशनशिप जो ये बना रही है इस प्रकार से छोटे छोटे आइलैंड के साथ जो है वो ये करती क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये चाइना बहुत स्मार्ट है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स को घेरती है, क्योंकि छोटे आइलैंड जो है, अब चाइना के सामने ये छोटा सा आइलैंड कुछ भी नहीं है। बट ये पहले उसको बोलती है, अरे तू तो मेरा भाई है, अरे तू तो मेरा भाई है, ऐसे करके बहुत उसको जो है वो प्रेज करती है। और उसको लोन वोन दे देती है, बोलती है अरे तेरे पास पैसे की दिक्कत है क्या, कोई बात नहीं, मैं तुझे पैसा देता हूँ, टेंशन मत ले तू, पैसा मैं दूंगा। अरे कोई, स्टार्टिंग बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट की, फिर जैसे ही पैसा बढ़ जाता है ना, वैसे ही ये बोलता है कि भाई मुझे ला मेरा पैसा वापस कर। अब सामने वाली कंट्री तो पैसा वापस नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। ये बात चाइना बहुत अच्छे से जानता है। फिर वो उसको नचाता है, फिर वो उस कंट्री को हर जगह खड़ा करता है चाइना के सपोर्ट के लिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे। इसने श्रीलंका की हालत खराब कर दी है, काफी सारी कंट्रीज की हालत खराब कर दी है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। इसका एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके थ्रू 2040 में जो है ये 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करेगा। और इसने आज की रेट में ही कंट्रीज को कर्जा दे दिया है, कर्जे में रख दिया। अब आप खुद सोचो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, एक एक्स व्यक्ति है, एक वाई व्यक्ति है। एक्स व्यक्ति अगर किसी वाई व्यक्ति को कर्जा दे देता है, तो जो जिस व्यक्ति ने किसी से पैसे लिए होते हैं ना, वो हमेशा झुका रहता है। मतलब उसको लगता है कि अरे यार, मैंने जो है वो इससे पैसा जो है वो लिया, मुझे इसका पैसा चुकाना है, तो वो उस सामने वाले व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाता है। तो यही स्ट्रेटेजी होती है चाइना की। राइट, कि ये छोटी छोटी कंट्रीज को टारगेट करती हैं, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया उनको सपने दिखा देती हैं और बोलती है कि अरे टेंशन मतलब अपन कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और फिर जैसे ही वो कंट्री के ऊपर जब कर्जा बढ़ने लगता है, कंट्री कर्जा नहीं चुका पाती, तब चाइना उस कंट्री को नचाता है। जैसा चाइना फिर उस कंट्री को बोलता है, वैसा उस कंट्री को मानना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये एक इसकी स्ट्रैटेजी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब ये आइलैंड कंट्री जो है सोलोमन आइलैंड, ये चाइना की तरफ खिंचती जा रही है, चाइना की स्ट्रेटजीज वगैरह के थ्रू उसके लोभ में फंसती जा रही है। राइट, और इसमें ये भी चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में होगा ये, बताया ये जा रहा है, कंसर्न चिंता वाली बात यही है कि चाइना अपना यहाँ पर मिलिट्री बेस जो है वो बना देगा। और कंट्री के बताया जा रहा है कि जो ताइवान के साथ जो रिलेशन है वो खराब हो गए हैं, यानी कि उसने अपने रिलेशन ताइवान के साथ खत्म कर दिए हैं और चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया है सोलोमन आइलैंड ने। तो क्या है ये सोलोमन आइलैंड का एग्रीमेंट चाइना के साथ? तो एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम रखा गया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड गवर्नमेंट ऑफ सोलोमन आइलैंड ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो ये बेसिकली एग्रीमेंट लीक हो गया था सोशल मीडिया पर,
और इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन्ड है, इस एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन्ड है कि चाइना जो है वो अपनी पुलिस, अपनी आर्म्ड पुलिस, अपनी मिलिट्री को जो है और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और आर्म फोर्सेस को सोलोमन आइलैंड पर तैनात करेगी। मतलब कि ये सोलोमन आइलैंड पर एक छोटा सा अपना मिलिट्री बेस जो है वो अभी रेडी कर रही है, राइट। और ये कब तैयार, अब देखो अभी हमने क्या बात करी, पहले आप प्रोजेक्ट पे आओ। प्रोजेक्ट पर आपने क्या चीज देखा कि एक इंटरनेशनल पोर्ट बनाएगी चाइना, यानी कि चाइना एक बंदरगाह बना रही है होनियारा पर, यानी कि कैपिटल पर सोलोमन आइलैंड की। तो जब ये अपना बंदरगाह बनाएगी तो ये बोलेगी कि भाई बंदरगाह मेरा है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी मेरी होगी, तो मेरे आदमी लगेंगे वहां पर, सेफ्टी सिक्योरिटी मेरे बंदे करेंगे, मेरी सिक्योरिटी रहेगी। तो अब एक चाइना की सिक्योरिटी दूसरी कंट्री के अंदर रहने का मतलब साफ साफ ये है कि वो अपना मिलिट्री बेस जो है वो रेडी कर रही है, राइट। सेम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी इसकी यही स्ट्रेटेजी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, रोडवेज बनवाएगी, रेलवेज बनवाएगी और वहां पर अपनी सिक्योरिटी तैनात कर देगी, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका और यूरोप, यहाँ पर जो है वो अपनी मिलिट्री वगैरह जो है वो स्टैब्लिश करेगी जगह जगह पर, बंकर जो है वो बन जाएंगे जगह जगह पर चाइनीज के, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी चाइना की हमें देखने को मिल रही है। और डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी लिखा है कि चाइना अपनी नेवी वहां पर खड़ी कर देगा, राइट, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, राइट। तो ये चीज भी, लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल शब्दों में कि फॉर एग्जांपल कि चाइना को कुछ वेपन्स जो है, जैसे मान लेता हूँ मैं, मैप पर थोड़ा सा ध्यान देना कि चाइना को लेट्स से कि कोई वेपन्स जो है वो पहुंचाने हैं इस तरफ, अमेरिका के नजदीक या साउथ अमेरिका के नजदीक, तो ये चाइना की एक शिप जाएगी सोलोमन आइलैंड पर वेपन रख देगी, दूसरी शिप वहां से आएगी सोलोमन आइलैंड से वेपन उठाकर चली जाएगी, राइट। तो ये होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट कि भाई अपन अपना सामान वहां पर रख देंगे और दूसरा हमारा कंटेनर आएगा और सामान उठाकर ले जाएगा। समझ में आई आपको बात। और माना ये जा रहा है, राइट, कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू, कुछ एक्सपर्ट्स के थ्रू कि चाइना अपना नेक्स्ट नेवल बेस जो है वो सोलोमन आइलैंड पर बनाएगा जिबूती के बाद। तो इसने एक जिबूती पर भी अपना एक नेवल बेस जो है वो क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद अब बोल रहे हैं कि ये सोलोमन आइलैंड पर भी अपना नेवल बेस क्रिएट करेगा। अब क्यों चाइना जो है वो नजदीक जा रहा है सोलोमन आइलैंड के? अब देखो सोलोमन आइलैंड एक ऐसी लोकेशन पर है, जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई, राइट, वो एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है और आपको पता है कि, और जापान के भी नजदीक है, तो आप बीच में आप कह सकते हो, जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और आपको पता है कि एक क्वाड हम लोग को ग्रुप देखने को मिलता है, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जिसको बोलते हैं, जिस ग्रुप के अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो सोलोमन आइलैंड से दोस्ती करके, सोलोमन आइलैंड पर अपनी सिक्योरिटी स्टैब्लिश करके ये क्या करेगा, ये सोलोमन आइलैंड पर अपनी मिलिट्री तैनात करके काउंटर करेगा ऑस्ट्रेलिया और जापान को। अच्छा, कुछ समय पहले सोलोमन आइलैंड ने जो है वो एक ताइवान के साथ अपना अच्छा रिलेशन जो है वो क्रिएट किया था, बाद में इस रिलेशनशिप को जो है वो उसने तोड़ दिया, हम लोग को देखने को मिला। और चाइना की तो पॉलिसी है डेट ट्रैप पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने भी आपको समझाया कि चाइना सबसे पहले किसी कंट्री को जो है वो कर्जे के अंदर जो है वो डाल देती है और फिर उस कंट्री को जो है वो नचाती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और उसने काफी सारी अफ्रीकन एशियन कंट्रीज को जो है वो अपने इस जाल में फंसाया, अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाया है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग को श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट देखने को मिलता है, राइट। और चाइना जो है वो बेसिकली ऑफर करती है $500 बिलियन US फाइनेंशियल सपोर्ट भी, रफली 5 गुना ज्यादा जो ताइवान ने जो है वो खर्च किया था इस आइलैंड पर पिछले 2 दशकों में, यानी कि अभी बहुत पैसा लगा रही है चाइना सोलोमन आइलैंड के ऊपर, राइट, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको बेसिकली फंसाने के लिए, लोभ दिलाने के लिए। तो चाइना का इंटरेस्ट क्या है सोलोमन आइलैंड पर? तो मैंने आपको एक चीज तो इंटरेस्ट बताई दिया कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हम लोग को देखने को मिलती है। अब ये छोटा सा आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, अब जिसमें वोट बैंक काफी अच्छा होगा, यानी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चाइना के सपोर्ट पर आ जाएगा ये सोलोमन आइलैंड, राइट। और यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी काफी बड़ा है, यहाँ पर टिम्बर का और काफी सारे मिनरल रिसोर्सेज, फिशरीज वगैरह का काफी अच्छा रिजर्व भी है, यानी कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी लोकेशन है ये, राइट, मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी लोकेशन है। और जैसे कि अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स बन रहे हैं, कॉड ग्रुप्स वगैरह, तो उसको काउंटर करने के लिए ये सोलोमन आइलैंड के थ्रू जो है ये काउंटर कर सकता है चाइना। तो ये चीजें हैं। तब सोलोमन आइलैंड की लोकेशन तो मैंने आपको दिखाई दी थी, राइट, मैप में, राइट। हवाई ऑस्ट्रेलिया के नजदीक भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, साउथ वेस्ट में इसके हवाई है, हवाईयन आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स जिस पर जो है वो कंट्रोल करता है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सोलोमन आइलैंड पहले ब्रिटेन के कंट्रोल में था, कॉलोनी थी ये ब्रिटेन की, और 7 जुलाई 1978 को ये आजाद हुआ। होनियारा जो है वो इसकी बेसिकली कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है और लार्जेस्ट सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक कैनल भी हम लोग को देखने को मिलता है,
गुआडल कैनल, राइट? तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 95% के लगभग पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पर वॉल्केनो भी हम लोग को नजर आते हैं, राइट? और यहाँ पर काफी भारी मात्रा में जो है वो फूलों की, पौधों की और एनिमल्स की प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको इससे रिलेटेड क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लागू हुआ है, राइट? अब आपको अमृतपाल सिंह के बारे में तो पता ही होगा, राइट? अमृतपाल सिंह जिसको जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो ढूंढ रही है, ट्रैप कर रही है, राइट? इसने एक बवाल भी यूके के अंदर भी जो है वो मचा दिया था। यूके के अंदर हमारा जो तिरंगा जो है उसको निकाल दिया गया था एम्बेसी से, आपको शायद पता हो तो, राइट? तो अमृतपाल सिंह की कंट्रोवर्सी के बारे में आपको आइडिया है ही। बाकी हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। तो पार्लियामेंट ने 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को जो है वो पास किया, राइट? और इसमें काफी बार अमेंडमेंट किए गए। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमें देखने को मिलता है कि स्टेट के पास, यानी कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को अरेस्ट करवा सकते हैं बिना किसी फॉर्मल चार्ज के, ना ही किसी ट्रायल के। सिंपल और आम शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह के अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसकी कोर्ट में पेशी भी नहीं होगी। तो ये इतनी पावर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो इस कानून के तहत एक व्यक्ति जो है उसको कस्टडी में ले लिया जाता है। किस पर्पस के लिए कस्टडी में लिया जाता है? प्रिवेंशन के पर्पस के लिए, यानी कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ये माना जाता है कि वो व्यक्ति आगे चलकर किसी प्रकार का बेसिकली क्राइम ना कर दे, हमारी कंट्री के रिलेशन फॉरेन कंट्री के साथ डिस्ट्रॉय ना करे, हमारी कंट्री के अंदर जो है वो पब्लिक ऑर्डर को डैमेज ना करे। तो ऐसी चीजें जो हम लोग को देखने को मिलती है, अगर इन्फोर्समेंट एजेंसी को, गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल जो है हमारी कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो वो हो सकता है कि आगे चल के कोई क्राइम ना कर दे, इसलिए पहले ही उसको अरेस्ट कर लो। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट? अब इसमें जो है, जैसे कि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे तो आप में से काफी सारे लोग डीएम बनेंगे, आगे चल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर बनेंगे। तो आपके पास जो है ये पावर होगी कि आप जो है वो ऑर्डर पास कर सकते हो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, राइट? प्रिवेंटिव डिटेंशन का, यानी कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू आप ऑर्डर पास कर सकते हो। सो इवन अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में भी होता है तो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ एनएसए लगा सकते हैं, एनएसए का ऑर्डर जो है वो जारी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को बेल मिल जाती है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति को बेल मिल गई, तो तुरंत उसको एनएसए के थ्रू जो है वो अरेस्ट भी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया, तो जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकला वैसे ही उसको एनएसए के तहत जो है वो अरेस्ट फिर से कर लिया जा सकता है, राइट? और इस पर्टिकुलर कानून के तहत एक व्यक्ति के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, संवैधानिक अधिकार हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो पूरे के पूरे छिन जाते हैं। जैसे कि जो अधिकार होता है कि भाई एक व्यक्ति को जो, यानी कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, राइट? और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जब वही सेम चीज की, जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होता है तो 24 घंटे में उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ऐसा नहीं है, यानी कि एनएसए के कानून के तहत ऐसा नहीं है। एक जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसके पास कोई भी अधिकार नहीं होता कि वो बेल एप्लीकेशन जो है वो क्रिमिनल कोर्ट के सामने रख सके, अप्लाई कर सके बेल के लिए, तो उसको बंद कर दिया जाता है, राइट? और मैक्सिमम कितने समय के लिए बंद किया जा सकता है? 12 महीनों के लिए, राइट? और इवन इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बताया भी नहीं जाता 10-12 दिन तक कि भाई उसको क्यों अरेस्ट कर लिया है, राइट? तो ये चीज, और 12 महीनों तक उसको जेल में बंद किया जा सकता है बिना कोर्ट में प्रस्तुत किए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो क्या ग्राउंड्स होते हैं हिरासत में लेने के किसी व्यक्ति को? तो अगर एक तो पहली चीज तो हमें अपनी इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर कोई व्यक्ति हमारे इंडिया के रिलेशन किसी फॉरेन कंट्री के साथ अगर कोई खराब कर रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, राइट? एक व्यक्ति को प्रिवेंट किया जाता है कि वो कुछ इस प्रकार की हरकत ना करे जिसके कारण हमारी कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी, यानी कि शांति, पीस जो हम लोग को देखने को मिलती है वो भंग ना हो, राइट? तो इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अच्छा, अब आपको एक चीज ऑलरेडी पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन भी मेंशन्ड है, और आर्टिकल 22 के तहत एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाता है उसके अधिकार भी
प्रेजेंट है, राइट। तो आपने आर्टिकल 22 कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि आर्टिकल 22 के तहत काफी सारे अधिकार एक कैदी को दिए जाते हैं जिसको अरेस्ट किया जाता है। कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि जब किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको बताओ कि किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो। उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को बता सके, अपना लॉयर खुद का हायर कर सके। तो ये सब अधिकार आर्टिकल 22 के तहत जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एक जिस व्यक्ति को जिसको हिरासत में लिया जाता है। और आर्टिकल 22 क्लॉज 3 क्लियरली बोलता है कि ये सब अधिकार जो है आर्टिकल 22 के तहत ये एप्लीकेबल नहीं होंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। ये पॉइंट ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है कि किसी व्यक्ति को जब हिरासत में लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है आर्टिकल 22 एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक क्रूशियल प्रोसीजरल सेफगार्ड हम लोग को एनएसए के तहत देखने को मिलता है जो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में मेंशन्ड है कि जितने भी व्यक्ति जो हैं जिनको अरेस्ट किया है, जिनको हिरासत में लिया है, उनके पास अधिकार है कि वो एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया है तो उसके पास एक ही सिर्फ अधिकार होता है कि एक अलग बोर्ड होती है। एक बोर्ड मतलब कि आप कह सकते हो कि एक अलग कमेटी होती है जिसके सामने जो है वो अपनी अपील जो है वो रख सकता है कि भाई मुझे अरेस्ट मत करो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, राइट। कोई गलत फहमी हुई तो ऐसा करके वो अपनी खुद दलील जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। और इस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, राइट। और बोर्ड के जो हेड जो होते हैं एक मेंबर होते हैं जो कि हाई कोर्ट के जज होना जरूरी है, राइट। और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हम लोग को 2021 में देखने को मिली जिसमें यह पाया गया कि सभी के सभी जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के केसेस थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ये चीज सामने आई कि पिछले 3 सालों में जितने भी केसेस थे एनएसए के तहत जो आए थे उसमें इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड ने जो है वो डिटेंशन को सही ठहराया। तो मतलब कि एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड जो है वो ये नहीं बोलती कि भाई चलो छूट जाओ, वो बोलती कि नहीं आपको हिरासत में लिया है तो सही है, बिल्कुल आपका बंद रहना ही जरूरी है, राइट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो पास करते हैं डिटेंशन ऑर्डर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तो आपके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई जो है वो नहीं करेगा। आपके ऑर्डर के लिए कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसिक्यूशन आपके खिलाफ जो है वो नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब ये है तो इकलौता ही बस एक ऑप्शन जो है वो बच जाता है रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस। यानी कि अगर रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस का मतलब सिंपल शब्दों में है कि टू हैव द बॉडी इसको कहा जाता है। मतलब कि जब हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट अगर बोले कि नहीं भाई इस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो, तभी उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जा सकता है रिट के माध्यम से, वरना वो व्यक्ति जेल में ही रहने वाला है 12 महीनों के लिए मैक्सिमम, राइट। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है जैसे कि आर्टिकल 22 का ये उल्लंघन करते हैं और आर्टिकल 22 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। और ये भी कहते हैं कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत काफी सारे प्रोविजंस हैं उसका भी उल्लंघन किया जाता है। तो ऐसा ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो है वो कहते हैं, राइट। सीआरपीसी को ये कंप्लाई नहीं करते, अथॉरिटीज कई बार मिसयूज कर देती हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर देती हैं और उसको एक्सप्लॉइट करती हैं, प्रताड़ित करती हैं। बट एक्चुअली में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट कानून भी है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक आईपीएस ऑफिसर और आपको लग रहा है कि यार ये फलाना व्यक्ति जो है ये इसका खुला घूमना सही नहीं है बिल्कुल भी पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्राइम ना कर दे उससे पहले आप उसको अरेस्ट कर लो। तो क्राइम को बचाने का एक तरीका ये भी हम लोग को देखने को मिलता है ना कि भाई क्राइम ना हो इसके लिए पहले ही अरेस्ट जो है वो आप कर लो। बट हाँ ऑब्वियस सी बात है कि जब अरेस्ट किया जाए किसी व्यक्ति को तो वो लीगल ग्राउंड पे किया जाए, नहीं तो फिर ऑफिसर्स के पास तो बहुत पावर होती है। जब आप इस जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो आपको अंदाजा नहीं है कि आपके पास कितनी पावर जो है वो आने वाली है। सोचो आप, उनमें से एक पावर मैंने आपको बताई दी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की। तो इसलिए मन लगाकर तैयारी करो, यू विल बिकम अ वेरी पावरफुल पर्सन। पैसा तो हर कोई कमा लेता है बट यूपीएससी एग्जाम निकालने वाला व्यक्ति राजा की जिंदगी जीता है क्योंकि पैसे वाले आपके सामने जो है वो खड़े रहेंगे हाथ जोड़ के, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। गाइस बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में। तो देखो क्लस्टर जो है वो क्या होता है, बेसिकली आप ये कह सकते हो इजी सिंपल शब्दों में समझने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया, एक बड़ा एरिया जहां पर आप ये कह सकते हो इंडस्ट्रियल हब टाइप का, कि ऐसा बड़ा इंडस्ट्रियल हब जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अनाउंस किया है कि ये सेटअप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और कहां पर, धरवाड़ में। बेसिकली धरवाड़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की, राइट। और यहाँ पर
कोटूर बल्लूर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो लाया जा रहा है और एक्सपेक्टेशन ये है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कि ये 18,000 से भी ज्यादा जॉब जो है वो क्रिएट करेगा। और कर्नाटक की बात करें गाइस तो कर्नाटक उभरती हुई हम लोग को नजर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में, और पूरे दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक हब जो है वो बन रही है पूरे दुनिया भर का। ये ऑलरेडी टेलीकॉम हब तो बनी चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एप्पल के प्लांट्स देखने को मिलते हैं विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन नाम से, राइट, अलग अलग क्षेत्र में कर्नाटक के अंदर, राइट। तो एप्पल के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पर, राइट, या मैन्युफैक्चरिंग बोलो या वो असेंबलिंग बोल सकते हो आप, राइट। और केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को सेटअप करेंगी 50-50 पार्टनरशिप में, यानी कि 50% पैसा केंद्र लगाएगी, 50% पैसा कर्नाटक सरकार लगाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स क्या है, तो ये मैंने आपको समझा ही दिया कि एक बड़ा सा आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल हब, राइट। और इसको लॉन्च किया गया था इस क्लस्टर स्कीम को 2012 में, और ये लॉन्च इसलिए किया गया था कि हम अपनी कंट्री के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करें और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके अंदर ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट है, ग्रीन फील्ड मतलब कि न्यू प्रोजेक्ट मिला, यानी कि जीरो से जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसमें 50% प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट जो आएगी वो 50 करोड़ रुपए तक, राइट, 100 एकड़ के लैंड में, तो ये चीज जो है वो बताई जा रही है। और दूसरा एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जिस प्रोजेक्ट में 75% प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो आएगी, जिसमें 50 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट की सीलिंग लगाई गई है। और एम ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बनाना है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में। और मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, यानी कि इसका 2.0 वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, वहां पर कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, रेडी बिल्ड फैक्ट्री शेड्स या फिर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल शब्दों में मतलब होता है कि आप जाओ, आपके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी मशीन रेडी और आपको सिर्फ सामान बनाना शुरू करना है। और ये बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। ईएमसी प्रोजेक्ट जितने भी हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो उनको पैसा फंड प्रोवाइड कराती है, राइट। स्कीम जो है वो ओपन है, बताया जाता है कि 3 साल के पीरियड के लिए, यानी कि एप्लीकेशन 3 साल के पीरियड में एक व्यक्ति जो है वो भर सकता है, और 5 साल के पीरियड तक जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव होगा और उसका डिसबर्सल जो है वो होना शुरू हो जाएगा 5 ईयर्स के पीरियड के लिए, यानी कि जिसका भी टोकन खुलता है वो व्यक्ति जो है वो 5 सालों तक जो है उसको फंड मिलेगा, राइट। तो इस स्कीम के तहत तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो सरकार जो है वो अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, यानी कि इन्वेस्टर्स को, कि आओ हब में इन्वेस्ट करो। आप इन्वेस्ट करोगे या फिर आप अगर थोड़ा पैसा जो है वो लगा रहे हो तो थोड़ा पैसा आपको लोन के तौर पर जो है वो सरकार की तरफ से मिल जाएगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और बढ़िया अपना काम जो है वो चलाओ। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। अब गाइस एक फाइनेंस बिल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो सबसे पहले तो न्यूज बता देता हूँ कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अमेंड किया है फाइनेंस बिल 2023 को टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि टैक्स प्रणाली जो है उसको आसान या फिर सरल बनाने के लिए जो है वो इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में समझाता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, देखो इसमें दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो 3 साल या उससे ज्यादा का पीरियड आपको ध्यान में रखना है, और दूसरी चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है और उसकी प्राइस जो है वो बढ़ रही है, तो जितनी उसकी प्राइस बढ़ी है उसको कैपिटल गेन हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कोई एक जमीन खरीदते हो, राइट, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हो, तो कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो जमीन की कीमत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? डेफिनेटली बढ़ती है। कि आपने एक जमीन खरीदी, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 50 लाख रुपए की जमीन खरीदी, 5 साल बाद जो है वो जमीन की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए हो गई, यानी कि 50% गेन कर लिया आपने, सॉरी 100% गेन कर लिया आपने। 50 लाख थी 1 करोड़ हो गई, मतलब 100%, 50 लाख ज्यादा हो गई है ना। तो वो होता है कैपिटल गेन। बात समझ में आया? बट इसमें 3 साल या उससे ज्यादा के पीरियड को जो है वो देखा जाता है। क्लियर? अब इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन, अब देखो भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा शायद कि बचपन में जो है आपने मैं एक एग्जाम्पल जो है वो छोटा सा ले लेता हूँ कि बचपन में शायद आपने 2 रुपए या 3 रुपए के भी समोसे खाए होंगे, या चलो 5 रुपए के समोसे खाए होंगे। आज की रेट में मार्केट में जाओ तो 10 रुपए का समोसा मिलता है। मतलब महंगाई बढ़ गई कि नहीं? महंगाई बढ़ गई। तो इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि ये एडजस्ट करते हैं परचेज प्राइस इन्वेस्टमेंट की, रिफ्लेक्ट करने के लिए इन्फ्लेशन के इफेक्ट को। मतलब कि आपका जो कैपिटल गेन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट,
तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, तो उसमें इंडेक्सेशन में ये देखा जाता है कि भाई उसमें महंगाई कितनी बड़ी है, तो महंगाई को घटाकर फिर जो प्रॉफिट निकलता है वो इंडेक्सेशन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि फिर जो कैपिटल गेन निकलता है वो इंडेक्सेशन। तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 3 साल से ज्यादा के पीरियड में आपने किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू जितनी बढ़ गई है वो कैपिटल गेन कहलाएगा, वो भी टैक्सेबल होता है, आपको पता होगा, है ना। अब इंडेक्सेशन मतलब कि वो जो वैल्यू बढ़ी है कैपिटल गेन की उस पर मुद्रा फीसदी यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई भी तो बढ़ी है, तो उस महंगाई को एडजस्ट करके वो नेट कैपिटल गेन जो है वो निकाला जाता है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इससे क्या होता है कि टैक्स लायबिलिटी सेव होती है, बचती है, एक व्यक्ति को ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसमें से कैपिटल गेन में से इन्फ्लेशन को मुद्रा फीसदी को घटा दिया जाता है। फिर एक होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स वगैरह हो गए, तो ये टैक्स जो है वो इंडिया के अंदर देना पड़ता है सिक्योरिटीज यानी कि जितने भी आपने शेयर्स वगैरह स्टॉक मार्केट पे जो इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। फिर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। अब ये क्या है, देखो रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और ये क्या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मतलब देखो एक तो चीज ये होती है कि आपने एक जमीन खरीद ली, आपने एक जमीन खरीदी, आप उस जमीन के ओनर हो, उस जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, आपको उसका रिटर्न मिलेगा जब आप उसको बेचोगे। बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ये होता है कि जितनी भी ऐसे एसेट्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं जिनको मोनिटाइज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक बिल्डिंग बना दी, अब वो बिल्डिंग कोई मतलब बिक नहीं रही है, कोई खरीद नहीं रहा है उसके फ्लैट्स, तो अब क्या होता है कि ये जो कंपनी होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये कंपनी है, ये क्या करती है, उस बिल्डिंग के फ्लैट्स को किराए पे चढ़ाती है, राइट। और हमें क्या देखने को मिलता है कि जिसने भी इस ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट किया होता है तो वो उससे जो किराए पर रिटर्न आता है, यानी कि पहली चीज तो ये डील करते हैं वो प्रॉपर्टी के ओनर से कि भैया देखो प्रॉपर्टी के ओनर से जो है वो कहा जाता है कि एक काम करते हैं, हम आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको मोनिटाइज करेंगे, हम इसको किराए पे चलाएं या जो भी करें, आप हमें बताओ कितने में बेच रहे हो। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, पूरी बिल्डिंग के जितने भी फ्लैट्स हैं मैं आपको जो है वो 10 लाख रुपए में दे देता हूँ, मैं मंथली 10 लाख रुपए जैसे उसने दे दिया। अब ये क्या करती है कंपनी, ये दूसरे कस्टमर्स को जो है वो ज्यादा में बेचेंगी। अब देखो इनके पास, इस कंपनी के पास 10 लाख कहाँ से आए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, उनका ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होता है कि जैसे इन्वेस्टर जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर देता है, फिर ये जो कंपनी होती है अलग अलग प्रॉपर्टीज पर इन्वेस्ट करती है और वहां से जो रिटर्न निकल के आता है वो इन्वेस्टर की पॉकेट में जाता है। तो ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये चारों टर्म क्लियर हो गए, क्योंकि ये चारों टर्म चीजें अभी आपको नजर आएंगी। तो न्यूज में हमें देखने को मिला कि यूनियन गवर्नमेंट ने अमेंड किया है फाइनेंस बिल 2023 को टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीटमेंट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ, यानी कि कैपिटल गेन अब नहीं लगाया जाएगा उन लोगों के ऊपर जिन लोगों की इनकम जो आ रही है डेट म्यूचुअल फंड से आ रही है या फिर दूसरी स्कीम जिसमें उन्होंने 35% शेयर्स में पैसा लगाया इंडियन कंपनीज में। तो जो भी लोग, जिन लोगों ने 35% इंडियन कंपनी में जो है वो पैसा लगाया है, यानी उनके शेयर जो है वो 35% शेयर इंडियन कंपनी के हैं, और जिन्होंने डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है, तो उन लोगों के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो नहीं लगेगा। इससे पहले, अमेंडमेंट से पहले, इन्वेस्टमेंट जो होता था उसको कंसिडर किया जाता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसके ऊपर 20% टैक्स जो है वो लगाया जाता था इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। अभी इस टैक्स को रद्द कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, कि लोग बाग और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, राइट। टैक्स बेनिफिट जो है वो दिया जा रहा है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स को जो कि गिफ्ट सिटी में ऑपरेट कर रही हैं, और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स जो हैं उनको 100% डिडक्शन जो है वो 10 साल के इनकम के लिए दिया जाएगा। मतलब कि जितनी भी फॉरेन बैंक की कंपनीज हैं वो अगर बैंकिंग कंपनी गिफ्ट सिटी के अंदर आती हैं तो उनके ऊपर जो है वो कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, राइट। 100% उनकी इनकम का टैक्स डिडक्शन जो है वो 10 सालों के पीरियड के लिए कर दिया जाएगा। मतलब कि बैंकिंग यूनिट्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है गिफ्ट सिटी में। अच्छा, अब एक चीज ये हो गई है कि फॉरेन कंपनीज के लिए
जो इंडिया के अंदर हैं या इंडिया से जो कमाती हैं, उनके लिए अब टैक्स बढ़ा दिया गया है, 10% से 20% कर दिया है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब इंपोर्ट की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो बढ़ जाएगी। फिर इसके अलावा ये भी चीज बताई जा रही है कि जैसे कि नॉन पार सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं ना सेविंग वाले, हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो 5 लाख रुपए तक के, राइट, कैप साइज जिनका 5 लाख रुपए तक का है, उसमें कोई भी टैक्स में चेंजेस नहीं किए। और एक और चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके बारे में मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसके टैक्सेशन में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। फिर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि सिक्योरिटीज पर जो टैक्स लगाया जाता है, यानी कि स्टॉक्स पर जो टैक्स लगाया जाता है, तो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसको बढ़ा दिया गया है, राइट, टैक्स टैक्स के स्लैब को 2100 रुपए से लेकर मतलब 2100 रुपए बढ़ा दिया गया है 1 करोड़ के टर्नओवर पर। मतलब कि टैक्स जो होगा 2100 रुपए लगेगा 1 करोड़ के टर्नओवर पे, राइट। और पहले जो लगता था वो 1700 रुपए हम लोग को देखने को मिलता था, यानी कि 23.5% का जो है वो इंक्रीज कर दिया है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है 12,500 रुपए से। 1 करोड़ के टर्नओवर पे 12,500 रुपए लगेगा, मतलब 25% जो है वो बढ़ा दिया गया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इस अमेंडमेंट का क्या इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो यही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो बढ़ाया गया ना, इसमें इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा कि जितने भी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, वो अपना पैसा जो है वो वापस निकाल लेंगे, राइट। तो बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर जो है वो अपने पैसों को जो है वो बैंक में रख देंगे, फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है, राइट। अपना शेयर से निकाल देंगे, यानी कि शेयर गिरने की संभावना इस टैक्स के थ्रू जो है वो बताई जा रही है। एनीवेज, तो ये थोड़ी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। और बेसिक जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। और बाकी मैं आपको बता दूं कि मनी बिल जो है वो किस प्रकार से फाइनेंशियल बिल से डिफरेंट होता है। अब ये चीज अक्सर जो है वो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो सभी मनी बिल जो होते हैं वो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखिएगा। बट सभी फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल कंसिडर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंस बिल जो होता है उसके अंदर प्रोविजन जो है वो टैक्स के प्रपोजल से रिलेटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो वो मनी बिल जो है वो कहलाएगा। बट एक बिल जिसके अंदर कुछ प्रोविजन जो है वो टैक्सेशन से रिलेटेड है या खर्चे से रिलेटेड है, बट वो कवर कर रहा है दूसरे मैटर भी, तो उसको फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि मनी बिल का मतलब सोली पूरी तरह से जब टैक्स की बात हो रही है, एक बिल के अंदर सिर्फ टैक्स की बात हो रही है, तो दैट इज मनी बिल। बट एक पर्टिकुलर बिल के अंदर टैक्स के बारे में, खर्चे के बारे में या दूसरे मुद्दे के बारे में भी बात हो रही है, तो दैट इज फाइनेंस बिल, राइट। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल बिल जो है वो एग्जैक्टली है क्या, इसमें और डिटेल में जो है वो डिस्क्राइब है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बिल्स होते हैं। एक फाइनेंशियल बिल होता है, मनी बिल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है और ऑर्डिनरी बिल होता है, यानी कि नॉर्मल बिल। तो फाइनेंशियल बिल के बारे में बात करें, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो एक कोई बिल जिसके अंदर कुछ प्रोविजन टैक्स से रिलेटेड या खर्चे से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है, प्लस उसमें एक्स्ट्रा कुछ और भी दूसरी चीजें होती हैं, तो उसको फाइनेंशियल बिल जो है वो कहा जाएगा। और अगर कोई बिल जो है वो मियरली सिर्फ खर्चों के बारे में बात कर रहा है सरकार के, राइट, और एड्रेस कर रहा है दूसरे और मुद्दे भी, तो उसको फाइनेंस बिल बोलेंगे। और मनी बिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो टैक्स से रिलेटेड जब बात हो रही है, कि मनी बिल इफ ओनली कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन, borrowing of money by government, expenditure from or receipt of consolidated fund of India. So bills that only contain provision that are incidental to these matters are regarded as money bill. तो कोई भी बिल जिसमें सिर्फ मैटर जो है टैक्स से रिलेटेड हो, या सरकार के खर्चों से रिलेटेड हो, या सरकार पैसा निकाल रही हो, राइट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, राइट, तो ऐसी जो भी चीजें होंगी वो मनी बिल के दायरे में आएंगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए जो आर्टिकल्स है, अगर उसको अमेंड करना है, उसमें कोई संशोधन करना है, उसके लिए कोई बिल लाया जाता है, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ऑर्डिनरी बिल का मतलब दूसरे कोई भी बिल, राइट, नॉर्मल जो भी बिल्स हम लोग को देखने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम दीस फाइनेंस बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को छोड़कर जितने भी पूरे बिल हैं वो ऑर्डिनरी बिल जो है वो कहलाते हैं। तो ये फैक्ट्स है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बेटा क्यूलिन के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक जनरल सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो रिसेंटली इंडियन पेटेंट ऑफिस ने जो पेटेंट प्रोवाइड कराता है, चलो पहले मैं आपको इंडियन पेटेंट ऑफिस के बारे में बता देता हूं। तो क्योंकि देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंडिया का पेटेंट ऑफिस, तो द पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो एक कानून हम लोग को देखने को मिलता है जो इंडिया के अंदर पेटेंट्स को गवर्न करता है। ये पहली बार जो है वो लागू हुआ था 1972 में।
और पेटेंट एक्ट को अमेंड किया गया है 1999, 2002, 2005 एंड 2006। एंड पेटेंट एक्ट जो है उसको अमेंड किया गया था 2005 में, और इसमें बेसिकली इंक्लूड किया गया था प्रोडक्ट पेटेंट्स को दैट एक्सटेंडेड टू ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी पेटेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको और सिंपल शब्दों में पहले समझाता हूँ, फिर अपन इस थ्योरी पे आगे बढ़ेंगे। पेटेंट है क्या एक्चुअल में? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका खुद आपकी एक दवाई की कंपनी है, दवाई इन द सेंस, चलो आप रिसर्च कर रहे हो एक दवाई के ऊपर और वो आपकी रिसर्च सफल हो जाती है, तो उसके बाद जो दवाई आप बनाओगे उस दवाई पर आपका पेटेंट होगा, मतलब आपका अधिकार होगा, आपका राइट होगा, राइट, उस पेटेंट पर। तो पेटेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई आपके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट कोई और कॉपी करके ना बेचे, कोई और कॉपी करके उसका बेनिफिट ना उठाए, राइट, क्योंकि आपने रिसर्च करी, आपने खर्चा किया है। तो बेसिकली इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम लोग को देखने को मिलती है, जिनमें से एक जो है वो पेटेंट एक्ट है। तो पेटेंट एक्ट 2005 में अमेंड किया गया था, इसमें और भी प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया, फूड, ड्रग्स, केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में। और रूल्स जो हम लोग को पेटेंट एक्ट के तहत देखने को मिलते हैं उनको भी 2012, 13, 14 में अमेंड किया गया। अब ये फैक्ट ध्यान में रखना कि ऑफिस जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट का, पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क का, तो ये बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडियन पेटेंट एक्ट के लिए। और पेटेंट ऑफिस का हेडक्वार्टर कैलकाटा में है और उसकी ब्रांचेस न्यू दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में है। और कंट्रोलर जनरल जो है वो सुपरवाइज करते हैं इस कानून के एडमिनिस्ट्रेशन को, और इवन एडवाइस भी जो है वो सरकार को प्रोवाइड कराते हैं पेटेंट से रिलेटेड। अब देखो, इंडियन पेटेंट में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। एक तो इसका सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। एक तो वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा हम लोग को नजर आता है। कंपैटिबिलिटी के बारे में भी बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बड़े सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कंपैटिबल नहीं है। इसका एक पॉइंट ये बताता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप इन्वेंशन जो है वो नहीं मानोगे, राइट। कुछ सेक्शन 3 क्लॉज डी में कुछ पर्टिकुलर चीजों को हटा दिया गया है कि भाई नई फॉर्म ऑफ डिस्कवरी जो है वो नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 3 क्लॉज डी जो है वो प्रिवेंट करता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को। अब देखो, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट ये एक सबसे बड़ा इशू है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कंपनीज क्या चालाकी करती हैं। जैसे कंपनी ने एक पर्टिकुलर दवाई बनाई, उस दवाई का पेटेंट जो होता है वो मेनली 20 सालों के लिए प्रोटेक्टेड होता है। उसके बाद वो दवाई कोई दूसरा व्यक्ति भी बना सकता है, यानी कि जेनरिक मेडिसिन। हम 20 सालों का जो है वो मौका देते हैं इनोवेटर को, जिसने इनोवेशन किया है, इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी करी है, कि भाई 20 सालों में आप अपने ब्रांड से कमा लो। फिर उसके बाद जो है वो हमारे जेनरिक मेडिसिन बनेगी, यानी कि दूसरे लोग को भी मौका दिया जाता है कि आप जो है वो उस चीज को कॉपी करके उसके प्राइस को जो है वो लो कर दो, कि जिससे कि पब्लिक को बेनिफिट मिल सके। अब ये लोग कंपनी वाले क्या करते हैं, अपनी दवाई के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है वो ऐड कर देते हैं और फिर उसका पेटेंट फिर से ले लेते हैं। मतलब एक दवाई जो है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्दी की दवाई है, अब उस दवाई में इनने सर्दी खांसी दोनों के एलिमेंट डाल दिए और बोला कि नहीं देखो हमारा नया प्रोडक्ट बन गया। तो पुराने प्रोडक्ट में थोड़े से चेंजेस करके जब वो फिर से पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, कि वो ब्रांड जो है वो हम अपने आप को बरकरार रखता है, अपनी मोनोपोली बरकरार रखता है। तो इस चीज को प्रिवेंट जो है वो करने के लिए सेक्शन 3 क्लॉज डी जो है वो डाला गया है। फिर जुडिशियल डीले के बारे में बात करें तो 2015 की कमर्शियल कोर्ट एक्ट्स इसने ऑफर करी थी एक अपॉर्चुनिटी कि डिले को रिड्यूस करने के लिए और एक्सपर्टीज जो है वो पेटेंट के मामले में इंक्रीज करने के लिए, बट वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्ट्स के पास ही थी। फिर काफी सारे ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं कि भाई मतलब एक कोर्ट जो है पेटेंट कोर्ट, यानी कि पेटेंट से रिलेटेड मामले को डील करेगी, उसका क्षेत्र अधिकार जो है वो कितना होगा, राइट। तो वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग इशू हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि एक बॉडी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, तो स्क्रैप कर दिया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड को, यानी कि अपील करने की बॉडी को हटा दिया गया। तो इसके कारण से और भी काफी सारे जो इनोवेटर्स हैं उनको बड़ी नुकसान हुआ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो अब ये हो गया पेटेंट एक्ट। तो आई थिंक कि आपको एक पेटेंट एक्ट समझ में आ गया कि भाई पेटेंट एक्ट क्या है। एक व्यक्ति के इनोवेशन को, उसकी डिस्कवरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून जो है वो बनाया गया था, करेक्ट। अब हम लोग को जो चीज देखने को मिल रही है वो है बेडा क्यूलाइन, और बेसिकली एक केस हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो रिसेंटली इंडियन पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दी जॉनसन एंड जॉनसन के प्रयास को अपनी मोनोपोली एक्सटेंड करने के। मैंने आपको बताया ना एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, तो अभी रिसेंटली इंडियन पेटेंट ऑफिस ने जॉनसन एंड जॉनसन को मना कर दिया कि नहीं भाई तुम एवरग्रीनिंग कर रहे हो और ये गलत है।
ये चीज हम होने नहीं देंगे। सो बेटा क्यूलेनाइन जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये एक बेसिकली दवाई है, राइट, ओरल मेडिकेशन है, यानी कि दवाई खाते हैं उस दवाई को, और ये दवाई जो है वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करती है। ये पर्टिकुलरली उपयोग किया जाता है इस दवाई का मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए। इसमें एक यूनिक मैकेनिज्म है एक्शन का, जिसमें टारगेट किया जाता है एक पर्टिकुलर एंजाइम को, जिसको बोला जाता है एडिनोसाइन ट्राइफोसेट सिंथेसाइज एंजाइम, राइट। ये टीबी माइकोबैक्टीरिया का एंजाइम होता है, तो उसको टारगेट किया जाता है, और टीबी को ट्रीट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए ये दवाई होती है। अब जॉनसन एंड जॉनसन के पेटेंट की बात करें तो बेटा क्यूलाइन जो है वो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया था टीबी का ट्रीटमेंट, कि भाई टीबी के ट्रीटमेंट के लिए दवाई का उपयोग होगा, और ये दवाई जो है उसका पेटेंट जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन के पास है। जॉनसन एंड जॉनसन ने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी इंडियन पेटेंट ऑफिस के पास इस पेटेंट के एवरग्रीनिंग के लिए, क्योंकि इसने जो है वो एक और कंटेंट बनाया। मैंने आपको बताया ना कि एक पेटेंट 20 साल के लिए होता है, जैसे ही वो फिनिश होता है उससे थोड़े समय पहले कंपनी वाले क्या करते हैं, उस दवाई में कुछ एक्स्ट्रा चीज जो है वो मिला देते हैं। तो इनने फ्यूमरेट सॉल्ट, एक फॉर्मुलेशन सॉल्ट हम लोग को बेडाक्यूलाइन का देखने को मिलता है, ये वो लेकर आ गई, और इसको जो है वो चैलेंज किया एक टीबी सर्वाइवर नंदिता वेंकटेशन ने और फुमेजा तिसिले ने। और एवरग्रीनिंग स्ट्रेटजी होती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अपनी मोनोपोली जमाती है, और ये चीज जो है वो इंडियन पेटेंट ऑफिस के रूल्स रेगुलेशंस और सेक्शन 3 क्लॉज डी के खिलाफ हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, इसलिए इसकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी। तो ये था पूरा ओवरऑल मामला, और आपको ये दवाई के बारे में पता होना चाहिए कि बेडाक्यूलाइन जो दवाई हम लोग को देखने को मिलती है वो किसके लिए है, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी को जो है वो ट्रीट करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए। अभी कुछ समय से एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, शायद आपने इस वीडियो को जो है वो देखा भी होगा, कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जो है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग उत्तर प्रदेश है कि नहीं, करेक्ट। तो एक व्यक्ति था उत्तर प्रदेश का जिसके पास जो है वो सैरस क्रेन या सारस क्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं वो रहती थी। तो एक बड़ी सी क्रेन, यानी कि बड़ी पक्षी हम लोग को देखने को मिलती है और उड़ती है ये पक्षी, और वो उसी के साथ रहती थी, उसी के साथ खाती थी। अभी रिसेंटली जो है वो उसको पकड़ कर ले गए थे, तो वो व्यक्ति जो है वो काफी निराश हो गया, राइट, क्योंकि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है वो सैरस क्रेन को जो है वो रिलोकेट कर दिया। उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड ये कहलाई जाती है, और इसको मंडका गांव जो है अमेठी का, वहां से रायबरेली के समसपुर बर्ड सेंचुरी में जो है वो रख दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि समसपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस बर्ड का जो साइंटिफिक नेम है ये है ग्रूस एंटीगोन, राइट, और ये दुनिया की टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, राइट। दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी हम लोग को देखने को मिलता है। ये बर्ड जो है वो ग्रे कलर की है, लॉन्ग पेल रेड लेग्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, लाल कलर की इसकी टांगे वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, इस प्रकार के सर में भी जो है वो इसका लाल कलर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं, ये ह्यूमंस के साथ भी जो है वो रह सकती है, ये एक नई चीज जो है वो सामने आई, राइट। तो ये चीजें अभी अलग अलग जगह पर पक्षी जो है वो पाई जाती है, एशिया में ओशियानिया में पाई जाती है, साउथ ईस्ट एशिया साउथ एशिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश, यहाँ पर पाई जाती है। इंडिया के अंदर नदन और सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, तेराई नेपाल वाले क्षेत्र में पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है, राइट। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम में कॉमनली ये नजर आ जाती है। पैडी फील्ड्स में हम लोग को देखने को मिलती है, धान के खेतों में आसानी से जो है वो नजर आ जाती है। इसको खतरा है, इसका घर जो है वो, यानी कि इसका हैबिटेट जो है वो खत्म होता जा रहा है, राइट। वेटलैंड सूखते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है, ह्यूमन डेवलप कर रहे हैं, उससे इसको खतरा है, पेस्टिसाइड से इसको खतरा है, वायरों के साथ जो है वो टकराकर ये पक्षी मर जाती है, उससे इसको खतरा है, राइट। ह्यूमन इसका शिकार जो है वो कर लेते हैं, इसके एग को कलेक्ट करते हैं, राइट। इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में है ये बर्ड। फिर समसपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में बात करें तो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर ये बर्ड सेंचुरी है, इसको 1987 में क्रिएट किया गया था। ऑब्जेक्टिव यही था कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गाइस, आज की डेट में इंडिया जो है वो 6G की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया है भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को और द 6G टेस्ट बेड को, और ये 6G मिशन का पार्ट है, यानी कि अब 5G पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ, बट हमने 6G पर काम करना शुरू कर दिया है। 6G टेस्ट बेड जो है वो प्रोवाइड कराएगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, इंडस्ट्रीज को, स्टार्टअप्स को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और इंडस्ट्रीज को, कि वो एक प्लेटफॉर्म की मदद से टेस्ट कर सकें अपनी टेक्नोलॉजी, 6G की टेक्नोलॉजी। और भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिपेयर किया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G के द्वारा,
और जिसको बेसिकली कार्य सौंपा गया था कि 6G के लिए, कि इंडिया में 6G जो है वो लाया जाए, उसके लिए वो प्लान तैयार करें। तो 6G क्या है? भाई देखो, 5G ऑलरेडी काफ़ी फ़ास्ट हम लोग को देखने को मिलता है और उससे भी काफ़ी तेज़ है 6G। ये 1 टेराबिट्स पर सेकंड की स्पीड पर जो है वो चल सकता है और उसकी लेटेंसी काफ़ी लो है। लेटेंसी का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक कोई वेबसाइट डाली, जैसे www.jhaasaracademyforis.com, और आपने जैसे ही एंटर किया, वो जितनी देर में वो वेबसाइट ओपन हो रही है, वो लेटेंसी होता है कि कितना टाइम लग रहा है कमांड लेने में। तो अल्ट्रा लो लेटेंसी इसकी हम लोग को देखने को मिलती है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, राइट? जैसे सेल्फ ड्रिवन कार्स में ऑटोमेटिक कार्स वगैरह जो होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो ड्राइवरलेस कार, सही शब्द ड्राइवरलेस कार है, तो उसमें ये हेल्प करेगी, राइट? तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि सरकार अब 6G की तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है, राइट? चैलेंजेस भी हैं 6G में। अब जितनी भी डिवाइसेज़ बनेंगी 6G की, उनमें बैटरी से चलेंगी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो और ज़्यादा होगा, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये एक छोटा-सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब 6G की टेस्टिंग शुरू हो गई है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक था जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट?